Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture on the topic of epistasis and leiotropy. बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि ये एपिस्टेसिस क्या चीज़ होती है और लियोट्रॉपी क्या है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, एक ऐसी आप कह सकते हैं फिनोमेनन या कंडीशंस हैं जिनके अंदर एक जीन समटाइम्स क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को अफेक्ट कर रहा होता है और समटाइम्स बहुत सारे ट्रेट मिलकर एक जीन की वर्किंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ एपिस्टेसिस क्या चीज़ होती है। एपिस्टेसिस ये होती है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक क्रोमोज़ोम है, ठीक है, और यहाँ इस लोकस पर एक जीन मौजूद है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला जीन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है ना H जीन मौजूद है। अब होता क्या है कि ये दो डिफरेंट जीन्स हैं जो दो डिफरेंट लोकेशंस पर पड़े हैं, लेकिन अगर एच जीन की वजह से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अफेक्ट होता है या चेंज होता है या उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो इस चीज़ को हम एपिस्टेसिस कहेंगे। यानी एपिस्टेसिस का मतलब ये होता है व्हेन टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट एट टू डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम interact in such a way that one gene interfere और hide the effect of another gene, तो उसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। यानी ये चीज़ क्या है कि हम ये बात करते हैं when one gene interfere और hide the effect caused by another gene on another locus, तो इसको हम नाम क्या देंगे एपिस्टेसिस का। लेकिन एपिस्टेसिस को अपने डोमिनेंस के साथ मिक्स नहीं करना। रीज़न इज़ दैट डोमिनेंस में हमने ये बात की है, लेट्स से कि ये हमारे पास क्रोमोज़ोम है या इसको अगर हम थोड़ा सा जो है ना बेटर तरीके से ड्रॉ कर लें, लाइक ये हमारे पास एक क्रोमोज़ोम है, ठीक है, और हमने ये कहा है कि यहाँ पर एक जीन मौजूद है। लाइक हमने कहा कि कैपिटल आर और कैपिटल आर मौजूद है। अब एक ही जो जीन जो है एक ही लोकस के ऊपर मौजूद है और दो अलील्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ होती है डोमिनेंस। लेकिन हम जहाँ पर एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो एपिस्टेसिस में लेट्स से अभी हमने ये चीज़ कही है, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जीन है, उसकी एक अपनी लोकेशन, एक पोजीशन, एक वर्किंग का काम करने का तरीका है, और एक जीन है H जो अपनी पोजीशन पर अपना वर्क करता है। लेकिन हम जब कहते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट एट टू डिफरेंट लोकाई इंटरफेयर विद ईच अदर इन सच अ वे दैट वन जीन affect or hide the working or द रिज़ल्ट ऑफ अनदर जीन दैट इज़ नोन एज एपिस्टेसिस। तो यही एपिस्टेसिस होती है। ये चीज़ याद रखना है कि दो डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट लोकेशन, और उनमें से एक जो है वो दूसरे की वर्किंग को ख़राब कर रहा होता है या इफेक्ट कर रहा होता है या हाइड कर रहा होता है, तो उसको हम एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है बॉम्बे फिनोटाइप की। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, या इसको अगर मैं स्पेसिफ़िकली वहीं पे जो है ना ड्रॉ कर लूँ कि अगर हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो जीन होता है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है, ठीक है, और ये जो H है ना, इसकी पोजीशन क्या है, 19। अब हम ये बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9, सॉरी, ये टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है ना, वो समझाने के लिए था। तो हम लेट से बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम नंबर 9 की पोजीशन है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 जहाँ पर क्या मौजूद है, ABO का सिस्टम, और दूसरी तरफ हमारे पास एक क्रोमोसोम है 19, और इसकी जो है ना क्रोमोसोम 19 की ये वाली पोजीशन है जहाँ पर H सब्सटेंस है। अब ये एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, हम ये कहते हैं कि IA और IB जीन, ये इसकी स्पेसिफिकेशन डिपेंड करती है H की वर्किंग के ऊपर। यानी ABO का लोकस है 9, जैसे अभी हमने बात की, और H का लोकस है 19, लेकिन H की वजह से ABO सिस्टम थोड़ा सा अफेक्ट होता है। किस तरह से होता ये है कि जीन H जो होता है ना, ये क्या करता है कि एक प्रिकर्सर सब्सटेंस को ये कन्वर्ट कर देता है सब्सटेंस H के अंदर, ठीक है। जैसे ही सब्सटेंस H बनती है तो इसकी वजह से जो एंजाइम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और एंजाइम क्या करता है कि ये एक ग्लाइकोप्रोटीन शुगर को, ये एक शुगर को उठाता है,
सॉरी, ये जो है ना एंजाइम जब एक्टिव होगा तो ये एक शुगर को पिक करेगा और शुगर पिक करने के बाद उसको आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे ही आरबीसी के सरफेस के ऊपर वो शुगर अटैच हो जाएगी तो अब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आके एंटीजन ऐसे अटैच हो सकता है, चाहे वो ए हो या बी हो। तो ये एक सिचुएशन है। ठीक है, होता क्या है कि एच जीन जो है ये जब अगर डोमिनेंट होगा, कैपिटल एच की कम्बिनेशन होगा, यानी ये वाली सिचुएशन होगी कैपिटल एच। तो इस सिचुएशन में क्या है कि एच सब्सटेंस, जब एच जीन वर्किंग करेगा तो प्रिकर्सर सब्सटेंस कन्वर्ट कर दी जाएगी एच सब्सटेंस के अंदर। सब्सटेंस एच जैसे ही बनेगी तो उसकी वजह से एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और ये शुगर को आरबीसी के सरफेस के ऊपर ले आएगा। तो ये जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली वही ग्लाइकोप्रोटीन शुगर है जो इसके सरफेस के ऊपर होगा। जैसे ही ये आएगा तो कोई सा भी एंटीजन जहाँ पे अटैच हो सकता है, चाहे वो ए हो या बी हो। ठीक है, तो हम अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या था, हमारे पास आरबीसी है। तो जैसे ही एच सब्सटेंस जो है ना एंजाइम को एक्टिवेट करेगी तो वो एंजाइम इसके सरफेस के ऊपर इस तरह का जो है ना एक एंटी आप कहते हैं कि एंटीजन के लिए शुगर लगा देगा। अब जब शुगर लगेगी तो ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन होगा वो आसानी से आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे रिसेप्टर के साथ। फॉर एग्जांपल ए है, या हम लेट से कह देते हैं कि ये आरबीसी था, इसके ऊपर ये शुगर अटैच हो गई है। ठीक है, ये इसकी साइट हो गई रिसेप्टिव साइट, और यहाँ पर एंटीजन बी आके स्पेसिफाई हो गया। तो अब आप इसको ए ब्लड और इसको बी ब्लड ग्रुप का नाम दे सकते हैं। तो यहीं से हमने ये चीज़, जबकि अगर स्मॉल एच बनेगा ना तो जो स्मॉल एच होता है वो ये वर्किंग नहीं कर सकता। तो इस वजह से चाहे एंटीजन ए और बी, यानी इस तरह से ए और इस तरह से जो है ना बी ब्लड के अंदर मौजूद हो पड़ा, तो आरबीसी जो है ना ऐसे ही घूमता रहेगा इसके ऊपर कोई, क्योंकि शुगर मौजूद नहीं है इस तरह की। सो दैट्स वाई ये वर्किंग नहीं कर सकेंगे। तो यहीं से हम ये चीज़ देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो एच फैक्टर होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये ए बी की वर्किंग को इतना अफेक्ट कर रहा है, जो उसकी नॉमिनेशन कि क्या ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है या ओ है, ये इसको स्पेसिफिकेशन जो नॉमिनेशन को इतना अफेक्ट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल के आरबीसी पर ए और बी एंटीजन नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एंटीजन नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसके पास जीन भी मौजूद है, आई ए वाला भी मौजूद है जो कि ए को कोड कर रहा है, और उसके पास जो है ना आई बी वाला भी मौजूद है जो कि बी को कोड कर रहा है। मतलब मसला सिर्फ इतना सा है कि उसके ऊपर क्योंकि वो ग्लाइकोप्रोटीन शुगर अटैच नहीं हो सकी, तो ये जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सके और ब्लड ग्रुप स्पेसिफाई नहीं हुआ, तो उसका ब्लड ग्रुप ज़ाहिर सी बात है ओ होगा। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बॉम्बे फिनोटाइप का। बॉम्बे फिनोटाइप का मतलब ये है कि एक बच्चा जिसका, या एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, लेकिन उसके पास या तो ए एंटीजन मौजूद होगा या तो बी एंटीजन मौजूद होगा, लेकिन शुगर ना होने की वजह से वो आरबीसी के सरफेस पर अटैचमेंट नहीं कर सके, इसलिए उनका जो ब्लड ग्रुप है वो आपको फिनोटिपिकली, यानी ब्लड के अंदर तो वो ओ शो हो रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली या तो वो ए टाइप होगा या वो जो है बी टाइप होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अपेरेंटली वो ओ शो हो रहा है, लेकिन या तो ए होगा या बी होगा। और ये क्यों अटैच नहीं हो सके, क्योंकि ये शुगर नहीं थी, ये शुगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैचमेंट नहीं कर सकी। दैट्स वाई ये कंडीशन है। जैसे ये इन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि नॉर्मल ब्लड ग्रुप ये तब बनेगा जब ए वाला इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि ये शुगर यहाँ पर है, ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है आरबीसी के ऊपर जो लगेगी, ये शुगर है, तब जाके एंटीजन अटैच होगा, तब जाके ए स्पेसिफाई होगा, बी स्पेसिफाई होगा या ए भी होगा। लेकिन ओ की कंडीशन ये होगी कि आरबीसी खाली है, इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। बॉम्बे फिनोटाइप ये सिचुएशन बन जाती है कि अब आरबीसी जो है ना इसके साथ एंटीजन अटैच नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो शुगर मौजूद नहीं है। शुगर रिसेप्टर के तौर पर काम करती है कि वो अटैचमेंट करवाती है एंटीजन की। अगर शुगर नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है एंटीजन अटैच नहीं होगा और बॉम्बे फिनोटाइप जो है ना ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक जो है ना यहाँ पे बॉम्बे फिनोटाइप एक यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एक और टर्मिनोलॉजी भी है जिसको हम लियोट्रॉपी कहते हैं।
कि लियोट्रॉपी क्या होती है। अब लियोट्रॉपी क्या होती है कि जब एक सिंगल जीन बहुत सारे ट्रेड्स को अफेक्ट कर रहा होता है ना, उसको हम लियोट्रॉपी कहते हैं। अब पीछे तो हमने ये पढ़ा था कि एक जीन एपिस्टेसिस में क्या पढ़ा कि एक जीन एच था जो जाके दूसरे जीन ABO को जाके अफेक्ट कर रहा था ना, यानी एक जीन एक को अफेक्ट कर रहा था, तो वो एपिस्टेसिस है। लियोट्रॉपी में हम ये बात कर रहे हैं कि एक जीन जो है वो जाके दो या हो सकता है कि तीन डिफरेंट ट्रेड्स को जो है ना अफेक्ट कर सके, यानी जीन एक है लेकिन वो दो या तीन ट्रेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या है, लियोट्रॉपी। सो हम ये कहते हैं व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट टू और मोर देन टू ट्रेट सच अ फिनोमेना इसका लियोट्रॉपी को। और इफेक्ट क्या होगा, लियोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट एग्जांपल हैं। पहली बात ये है कि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें क्या होता है कि वाइट आई का जो जीन है ये अफेक्ट करता है स्पर्म सॉर्टिंग ऑर्गन स्पर्माथिका, यानी जिनकी आई जो है ना वो वाइट होगी, यानी आई कलर वाइट होगा, तो उसी के पास जो है ना ये स्पर्माथिका भी होगा। यानी आई कलर क्या है उसका, वाइट पहला कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर क्या इफेक्ट हो रहा है, स्पर्माथिका यानी कि स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। तो उसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये मेल की कंडीशन है, ये तब मेल स्पेसिफाई होगा। तो मेल के अंदर क्योंकि वाइट आई और स्पर्माथिका होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि एक जीन दो ट्रेड्स को, यानी कि कलर को, आई कलर को और मेलनेस को, कि यानी उसकी जो एबिलिटी है सेक्स टर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल में हम कहते हैं कि ह्यूमन की ग्रोथ के जितने भी जीन्स हैं ये भी इसी तरह से लियोट्रॉपिक होते हैं कि एक ये हाइट और वेट दोनों को अफेक्ट करेगा। यानी ग्रोथ वाला जो जीन है ना, लेट्स से कि ये ग्रोथ वाला जीन है जी, ठीक है, ये अफेक्ट करता है किसी के वेट को और साथ ही साथ उसकी जो है ना हाइट को भी अफेक्ट करता है। यानी अगर एक पर्सन ग्रो नहीं कर रहा, यानी उसको ग्रोथ का जीन रिसेसिव है, वो उतनी वर्किंग नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा हैवी भी होगा और शॉर्ट हाइट होगा, यानी शॉर्ट हाइट और हैवी होगा। ठीक है। और या अगर उसकी हाइट या अगर वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, जीन एक्टिव एक्सप्रेशन कर रहा है, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा जो है ना आप ये कह सकते हैं कि कम होगा। सिचुएशन क्या है कि वेट उसका क्या होगा, कि वेट भी उसका कम होगा और कद भी उसका जो है ना हम कहते हैं कि वो ज़्यादा हो सकता है। या एक और आसान सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम बात करें कि कैपिटल जी जो है ये ग्रोथ को कवर कर रहा है, लेकिन ये वेट को और साथ में हाइट अफेक्ट कर रहा है। तो होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन की हाइट स्मॉल है, ठीक है, तो उसका वेट भी कम होता है। यानी शॉर्ट हाइट वाले मेजॉरिटी 90% लोग जो शॉर्ट हाइट वाले होते हैं ना, वो दुबले पतले से होते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर एक पर्सन की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो हाइट वाला होगा वो ज़्यादा खाना खाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा भूख लगेगी, तो उसका वेट भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो जो एवरेज हाइट वाले या बड़ी हाइट वाले होते हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है, वो भारी भरकम से होते हैं। ये कॉमन चीज़ है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी होंगे कि जो छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है उनका वेट भी कम होता है और वो पतले से होते हैं, और जो लंबी हाइट वाले या एवरेज हाइट वाले होते हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल में बात कर लेते हैं कैट के केस में कि डोमिनेंट अलील जो है ना W, ये ना सिर्फ प्योर फर क्रिएट करता है बल्कि ये डेफनेस भी कॉज कर रहा होता है। ठीक है। यानी हमने ये बात की है कि W डोमिनेंट अलील है जो कि फ़र को जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा है, कि वाइट कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये डेफनेस को यानी हेयरिंग को अफेक्ट करके तो ये उसको डेफ बना रहा है। ठीक है। ये दो करेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। अगर तो कंडीशन W वाली है तो फ़र प्योर वाइट होगी और वो बिल्ली जो है, वो कैट जो है वो डेफ होगी, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन क्या हो जाती है कि कंडीशन जो है वो स्मॉल W हो जाएगी, यानी होमोजाइगस स्मॉल W हो जाएगी, तो फिर उसके पास मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस हो गए। मेलानोसाइट्स स्किन को यानी उसकी फ़र को भी पिगमेंट कर देंगे और उसके इनर एयर के अंदर हेयर सेल भी बनेंगे और वो आसानी से साउंड को सुन भी सकती है, सेंस भी कर सकती है। तो यही हमने बात की कि अगर कैट के पास W एलील होगा तो ज़ाहिर है मेलानोसाइट नहीं बनेंगे, तो वो वाइट भी होगी और डेफनेस भी शो करेगी। लेकिन अगर उसमें रिसेसिव स्मॉल की कंडीशन है तो उसके पास मेलानोसाइट होंगे। कोई भी ख़ास कलर हो सकता है, वाइट हो सॉरी ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है और साथ वो साउंड को सुन भी सकती है। तो इसको हम लियोट्रॉपी कहते हैं। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, गिव एन एग्जांपल।
व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, गिव एन एग्जांपल। और आप ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेशन के बाद जस्ट एन एग्जांपल बॉम्बे फिनोटाइप आपने लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, गिव इट्स एग्जांपल, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम डोमिनेंस, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम डोमिनेंस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये होता है कंपेयर एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गए। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे फिनोटाइप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे फिनोटाइप। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लियोट्रॉपी, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज़ लियोट्रॉपी, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। आपको 3 बताई गई, कोई सी भी 2 लिखनी है। व्हाट इज़ लियोट्रॉपी, गिव 2 एग्जांपल्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर एपिस्टेसिस विद लियोट्रॉपी, कंपेयर एपिस्टेसिस विद लियोट्रॉपी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एपिस्टेसिस और लियोट्रॉपी इस तरह से आपने पहले तो डेफिनेशन लिख लेनी है कि यहाँ पर, और इसकी भी डेफिनेशन आ जाएगी। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे आपने लिखना है कि एक जीन अफेक्ट कर रहा है सिर्फ एक जीन को, लेकिन जहाँ पे एक जीन इनफेक्ट अफेक्ट कर रहा होता है 2 या हम कहते हैं कि मोर देन 2 ट्रेट्स को, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और यहाँ पे आप बॉम्बे फिनोटाइप एग्जांपल लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ये वाली एग्जांपल लिख सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आप 1 या 2 एग्जांपल कोट कर लें तो 3 पॉइंट अगर आपके बन जाते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन कर लें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है जी, दैट वाज द टॉपिक ऑफ एपिस्टेसिस एंड लियोट्रॉपी। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टिल द नेक्स्ट लेक्चर ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें जो आगे एक छोटा सा टॉपिक है वेरिएशन इन या कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन इन ट्रेड्स, कॉन्टिन्यूइंग वेरिइंग ट्रेड, या एक छोटा सा टॉपिक आपका इसके बाद है कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग ट्रेड्स। वो जस्ट जो है रीडिंग मटेरियल है, उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं आता। सो जस्ट एक रीडिंग मटेरियल है तो आप उसको बुक से ही रीड आउट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर्स, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।